Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. I hope you all are studying well. आज इस वीडियो में हम 3 दिसंबर 2025 के द हिंदू के सारे एडिटोरियल्स का सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बिल्कुल एग्जाम फोकस्ड और एकदम आसान तरीके से, ताकि जो पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहा है या एडिटोरियल पढ़ रहा है उसे भी समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारा संचार साथी ऐप के बारे में। कहाँ दिया हुआ है? द हिंदू में 2 पेजेस आते हैं एडिटोरियल के। पहले पेज में लेफ्ट हैंड साइड में ये छोटा सा एडिटोरियल है। छोटा है मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। आज के सारे एडिटोरियल्स हमारे इम्पोर्टेंट हैं। अब ये बात करता है साइबर क्राइम के बारे में। सबसे पहले साइबर क्राइम क्या हो रहा है? आजकल साइबर क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। डिजिटल अरेस्ट, व्हाट्सएप पर फेक पुलिस कॉल्स, क्रॉस बॉर्डर स्कैम्स, ये सब बढ़ गया है। बहुत बार सिम कार्ड निकालने के बाद भी व्हाट्सएप अकाउंट चल रहा होता है। यहीं से फ्रॉडस्टर्स की एनोनिमिटी भी बढ़ जाती है और इससे पुलिस को असली डिवाइस ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट केम अप विद सम रूल्स। तो गवर्नमेंट का पहला रूल आया सिम बाइंडिंग। गवर्नमेंट ने बोला अगर सिम निकल गई है तो व्हाट्सएप या IM ऐप्स का अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आइडिया ये था कि फ्रॉड कम होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यूजर्स को इनकन्वीनियंस हो गया, क्योंकि नॉर्मल ऐप्स भी सडनली लॉग आउट हो सकते हैं। गवर्नमेंट केम अप विद द सेकेंड रूल। क्या है वो? संचार साथी ऐप मैंडेटरी कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च 2026 से हर नए फ़ोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा। ये ऐप फ़ोन का IMEI चेक करता है और फेक फ़ोन्स पकड़ने में मदद करता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते। ऐप विजिबल हो, डिसेबल नहीं हो सकता। मतलब ये फ़ोन की सिस्टम लेवल परमिशंस लेगा, जैसे कि कैमरा, SMS कॉल्स एक्सेट्रा। इससे प्रिवेसी का रिस्क बढ़ जाता है। तो वाई पीपल आर स्कैर्ड? फियर ऑफ सर्विलेंस। लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको हाई परमिशंस मिलती हैं तो मिसयूज़ हो सकता है। गवर्नमेंट पहले पेगासस जैसे स्पाईवेयर का यूज़ कर चुकी है, इसलिए लोग ट्रस्ट इशू फील कर रहे हैं। अगर कोई हैकर भी आपको हैक करे तो करोड्स ऑफ यूजर्स रिस्क पर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की इसमें एक रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो बात करती है प्रिवेसी के 3 टेस्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ब्रीच ऑफ प्रिवेसी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का पुत्तस्वामी 2017 का वर्डिक्ट बोलता है कि गवर्नमेंट अगर प्रिवेसी तोड़ती है तो 3 टेस्ट पास करने चाहिए। पहला है लीगैलिटी, यानी कि कानूनी हो, करेक्ट। सेकंड नेसेसिटी, यानी कि बिल्कुल ज़रूरी हो। और थर्ड आता है प्रोपोर्शनैलिटी, कम इंट्रूसिव ऑप्शन हो तो वो यूज़ करो। यहाँ गवर्नमेंट के पास लेस इंट्रूसिव ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, जैसे कि वेबसाइट, SMS चेक, USSD कोड। तो मैंडेटरी ऐप प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट फेल कर देता है। शुरू के दोनों टेस्ट पास हैं, लेकिन तीसरा वाला नहीं करता। नेक्स्ट आता है कि एप्पल ने मना किया। क्यों? क्योंकि एप्पल प्रिवेसी पे स्ट्रिक्ट होता है। उन्होंने बोला कि वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम लेवल प्री इंस्टॉल्ड ऐप प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। वाई दिस इज ओवरकिल? ओवरकिल होता क्या है? ओवरकिल मीन्स प्रॉब्लम छोटी हो पर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा हैवी हो। यहाँ इशू फेक फोन्स और स्पूफ्ड IMEI का है। तो सोल्यूशन सब फोन्स पर गवर्नमेंट ऐप जिसे डिसेबल नहीं किया जा सकता, बट ऑलरेडी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वेब पोर्टल, SMS वगैरह। तो मैंडेटरी ऐप अननेसेसरी इंटरफेरेंस लगता है। गवर्नमेंट का इंटेंशन अच्छा है, यानी कि फ्रॉड कंट्रोल करना, बट अप्रोच थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव लग रहा है। तो सोल्यूशंस क्या होंगे? बिकॉज UPSC ऑलवेज आस्क फॉर सोल्यूशन। सबसे पहले आप लीस्ट इंट्रूसिव मेथड यूज़ करो, जैसे कि SMS, वेबसाइट बेस्ड IMEI चेकिंग, उनको एडवर्टीजमेंट दो। सेकंड है ऐप को ऑप्शनल करो, मैंडेटरी नहीं। तीसरा ओपन सोर्स कोड रिलीज करो, जिससे ट्रस्ट बढ़े। और चौथा है प्राइवेसी ऑडिट कराओ बाय द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स। एंड लास्टली क्लियर डेटा प्रोटेक्शन लॉ और रूल्स बनाए जाएं। फाइनल वर्डिक्ट यही है कि साइबर क्राइम रोकना इंपॉर्टेंट है, पर हर फोन में सर्विलेंस टाइप ऐप डाल देना ज़रूरी नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए, प्राइवेसी सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल इसी बारे में बात करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी के बगल में एक आर्टिकल आता है साइड में, द डिसमल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट। This is very important for paper 3, somewhere in paper 4 also and somewhere for essay also. तो इसका पूरे आर्टिकल का, एडिटोरियल का कोर इशू है क्या? सबसे पहले वो देखते हैं। इंडिया का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, हवा गंदी हो रही है, पानी में यूरेनियम मिल रहा है। गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 100 मीटर से छोटे हिल्स पर माइनिंग अलाउड है। अरावली का 90% पास्ट इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डेजर्ट स्प्रेड और इकोलॉजी दोनों में रिस्क है। अरावली डिस्ट्रक्शन सबसे पहला पॉइंट आ गया। फिर हर साल दिल्ली में हेवी पोल्यूशन होता है, 34,000 डेथ्स तक हो सकती हैं। एयर टॉक्सिक हो जाती है। दिल्ली स्मॉग का दूसरा इशू है। देन ग्राउंड वाटर यूरेनियम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में पानी में यूरेनियम लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है, हेल्थ के लिए हजार्डस है। कॉमन लिंक क्या है? ये सब अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, इनका एक ही रीज़न है
क्या कि गवर्नमेंट पॉलिसी में एनवायरनमेंट की इग्नोर और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। कुछ हमारे पास पॉलिसीज़ हैं जैसे कि फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एक्ट, कोस्टल रेगुलेशन एक्ट, सब ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को वीक किया, रूल सॉफ्ट हैं, क्लियरेंस ईजी है। अब इसमें कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस एंगल क्या है? अब हमने देखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा बताता है कि पोल्यूटिंग कंपनीज ने डोनेशंस दिए हैं और उनको एनवायरमेंटल अप्रूवल्स मिल गए हैं, तो ये एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। गवर्नमेंट कभी भी आदिवासी इसको ब्लेम कर देती है, कभी टाइगर रिजर्व से 65,000 फैमिलीज को हटाने की बात करती है, लोकल प्रोटेक्टर्स को ही आप साइडलाइन कर रहे हो, विच इज़ अनदर प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन यही है कि आप इलीगल माइनिंग को बंद करो, जो बैड लॉज हैं उन्हें रोल बैक करो, उन्हें रेक्टिफाई करो, एनजीटी को स्ट्रॉन्ग करो, दिल्ली एनसीआर में जॉइंट एक्शन लो, फॉरेस्ट राइट्स का रिस्पेक्ट करो, साइंस बेस्ड पॉलिसी बनाओ। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया को अर्जेंटली एनवायरनमेंट फर्स्ट पॉलिसी मेकिंग चाहिए, नहीं तो हेल्थ और नेचर दोनों में रिस्क है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है उसी के नीचे, अ टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। हमारे पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा टॉपिक है और स्टैटिक का भी ये एक पार्ट फॉर्म करता है। सो सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड यही है कि इंडियन ओशन में बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि पायरेसी, टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलीगल फिशिंग, साइबर थ्रेट्स। इनको सॉल्व करने के लिए नियर बाय देश मिलकर, यानी कि आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम करना चाहते हैं और इसीलिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बनाया गया। क्या बनाया गया? CSC, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब ये है क्या? पहले 2011 में इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स का स्मॉल ग्रुप था, पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये स्लो हो गया। 2020 में फिर से स्टार्ट हुआ एज CSC, फोकसिंग ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग। अब एक्सपैंड हो चुका है, मॉरिशस, बांग्लादेश और सिचेल्स भी इसमें आ गए हैं। अब 2025 की समिट के हम की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया ने 7th NSA लेवल समिट होस्ट किया, सिचेल्स फुल मेंबर बना, मलेशिया गेस्ट था, मतलब फ्यूचर में मेंबर बन सकता है और ये साइन है इंडियन ओशन कंट्रीज कोऑपरेशन को सीरियसली ले रही हैं इस बात का। नाउ व्हाई दिस समिट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, इंडिया चाहता है कि नेबर्स के साथ मिलकर सिक्योर मैरीटाइम रीजन बनाया जाए और CSC इज अ गुड प्लेटफॉर्म। सो व्हाई इंडियन ओशन सिक्योरिटी मैटर्स? क्यों ये इतना मैटर करती है? बिकॉज जितने भी लिटोरल मतलब कोस्टल कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी और लाइवलीहुड ओशन पर डिपेंड करती है, फिशिंग, ट्रेड, टूरिज्म एक्सेट्रा। अगर सी अनसेफ हो तो इन देशों का डेवलपमेंट रुक सकता है, इसलिए सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों लिंक्ड हैं। एक्सपेंशन अगर हम करते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिचेल्स ज्वाइन कर रहा है, मलेशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब रीजन में ट्रस्ट बढ़ रहा है, कंट्रीज ज़्यादा मिलकर काम करना चाहती हैं और इंडिया के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। हाउएवर इसमें एक चाइना चैलेंज है और वो क्या है? इंडिया के लिए चाइना इंडियन ओशंस में मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है, पोर्ट, सबमरीन बेसेस वगैरह। लेकिन बाकी CSC कंट्रीज जो हैं वो चाइना को थ्रेट नहीं बल्कि डेवलपमेंट पार्टनर समझते हैं। इंडिया को बैलेंस बनाना होगा, अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रेज करे पर ग्रुप यूनिटी भी मेंटेन रख सकें। सो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फॉर दिस कॉन्क्लेव? मेंबर्स चाइना को डिफरेंट व्यू से देखते हैं, कॉमन स्ट्रैटेजी टफ हो जाएगी। CSC अभी NSA लेवल ग्रुप है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ इसकी वीक है, बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, रीजनल कोऑपरेशन इम्पैक्ट हो सकता है। तो पूरे इस एडिटोरियल का क्रक्स क्या है? क्रक्स ये है कि CSC रीजन में एक कॉमन सिक्योरिटी टेम्पलेट बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन फ्रेगमेंटेड है, किसी एक बॉडी के पास फुल कंट्रोल नहीं है। CSC का काम है ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट ट्रेनिंग बढ़ाना। तो सोल्यूशंस क्या होंगे? सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि इसको फॉर्मल स्ट्रक्चर, सेक्रेटेरिएट, वर्किंग ग्रुप्स ये सब दिए जाएं। दूसरा है कॉमन चाइना पॉलिसी, थ्रेट परसेप्शन डिफरेंस को मैनेज करने के लिए न्यूट्रल मैरीटाइम रूल्स बनाए जाएं। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि कोस्टल गार्ड्स की ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। फोर्थ इज डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी मिक्स, फिशरीज प्रोटेक्शन, डिजास्टर रिलीफ, ब्लू इकोनॉमी, ये सब कोऑपरेशन की ज़रूरत है। लास्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सपोर्ट, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की ज़रूरत है। सो अगर हम कंक्लूजन देखें, क्वेश्चन आ जाए तो कंक्लूजन तो पता होना चाहिए ना। तो SC इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन का स्ट्रॉन्ग मॉडल बन रहा है, पर चाइना इशू और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस जैसे चैलेंजेस को सॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग स्पीड बम्प्स इन Q3। ये छोटा सा आर्टिकल है, उसी पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में। सो ओवरऑल सिचुएशन है क्या? ये आर्टिकल कल के हमारे आर्टिकल से भी रिलेट करता है, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो कल वाली वीडियो देख सकते हो, छोटी सी वीडियो है ना। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि Q2 यानी कि जुलाई टू सितंबर में GDP का ग्रोथ 8.2% था, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन अक्टूबर से मिल रहा है नया डेटा कि Q3 में इकोनॉमी स्लो हो गई। तो सवाल ये उठता है कि
जो Q2 है वो इतना स्ट्रॉन्ग दिख कैसे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग 9.1% दिख रही है, पर ये मेनली लो बेस इफेक्ट की वजह से था। लास्ट ईयर इसी टाइम मैन्युफैक्चरिंग बहुत वीक थी। नेक्स्ट आता है कि अक्टूबर का IIP सिर्फ 0.4% यानी कि 4 मंथ लो है, और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 1.8% है, मतलब रियल फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन स्लो हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ US टैरिफ्स ऑन इंडिया। यूएस ने इंडिया के प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाए। सितंबर में ओल्ड ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे थे, इसलिए एक्सपोर्ट की ग्रोथ दिखी। अक्टूबर में नए ऑर्डर्स गिर गए तो एक्सपोर्ट -12% हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा PMI नवंबर में 56.6 था, यानी कि 9 मंथ का लो। ये लेबल दिखाता है कि न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स सबसे स्लो पेस पर आए। टैरिफ्स का इसमें डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग PMI ऑल्सो इज कूलिंग डाउन। नेक्स्ट आता है वेदर रिलेटेड स्लो डाउन भी हो रहा है, यानी कि विंटर्स और प्रोलॉन्ग रेन्स की वजह से, बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग सेक्टर स्लो हो गए हैं और प्राइमरी गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट मोमेंटम भी जो है गिर रहा है। GDP में इन्वेस्टमेंट Q2 में 7.3% ग्रो हुआ, पर अक्टूबर में ये सिर्फ 2.4% ग्रो हुआ, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी स्लो हो रही है। कंज्यूमर डिमांड में भी वीकनेस देखने को मिली। GDP में प्राइवेट कंजम्पशन लगभग 8% था, पर IIP में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम हुए। 2 साल का वर्स्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। डिमांड उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितना GDP में दिख रही थी। तो अक्टूबर की एक्टिविटी के बेस पर नवंबर का GST 1.7 लाख करोड़, जो एक्सपेक्टेड से बहुत कम है। डिमांड बूस्ट नहीं हुआ है। GST कलेक्शन इस वीक एक्टिविटी को कंफर्म करता है। तो फाइनल इकोनॉमिक असेसमेंट ये है कि एक्सपोर्ट्स वीक हैं, प्रोडक्शन लो है, डिमांड सॉफ्ट है और इन्वेस्टमेंट स्लो हो गई है। सारे अर्ली सिग्नल्स दिखाते हैं कि Q3 इकोनॉमी के लिए टफ क्वार्टर होगा। सो हमारे पॉलिसी सोल्यूशंस क्या होने चाहिए? पहला है एक्सपोर्ट्स, टैरिफ हिट सेक्टर्स के लिए सपोर्ट और नए मार्केट्स हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। देन डिमांड, टारगेटेड GST रिलीफ या कंज्यूमर इंसेंटिव्स होना चाहिए। इंडस्ट्री MSMEs के लिए लो कॉस्ट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और PLI यानी कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव रिफॉर्म्स। एंड लास्टली स्टेबिलिटी, वेदर प्रूफ एनर्जी प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। सो इस एडिटोरियल से हम क्या टेक अवे लेंगे? यही कि Q2 नंबर स्ट्रॉन्ग थे, पर अक्टूबर इंडिकेटर्स वार्न करते हैं कि Q3 में ग्रोथ स्लो होगी। इकोनॉमी को केयरफुल पॉलिसी सपोर्ट चाहिए। अब नेक्स्ट एडिटोरियल के पेज पे हम आते हैं। वहाँ पे हमारे 3 एडिटोरियल्स दिए हैं और पहला है प्रिवेसी इन अ फिश बोल सोसाइटी। सो ये टॉपिक इतना मैटर क्यों करता है? बिकॉज आज AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी लाइफ काफ़ी ट्रांसपेरेंट फिश बॉल जैसी हो गई है। सब कुछ विजिबल, ट्रैकेबल एंड रिकॉर्डेबल है। प्रिवेसी प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो गया है। इंडिया की अगर हम पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें, प्रिवेसी फ्रेमवर्क की, तो वो अभी भी वीक है। इंडिया में प्रिवेसी के लॉज, पुत्तस्वामी जजमेंट, IT एक्ट, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, इस पर ग्राउंड रियलिटी में लोग फिर भी अनसेफ फील करते हैं। सो व्हाट इज NCII? नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज़। जब कोई आपकी फोटो वीडियो बिना परमिशन के या AI डीप फेक से या सेक्शुअल कॉन्टेंट बनाकर ऑनलाइन डाल दे, दिस इज अ मेजर राइजिंग साइबर क्राइम। ये आपको की टर्म पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सो व्हाई दिस इज मोर देन प्रिवेसी वायलेशन? ये सिर्फ प्रिवेसी लॉस नहीं है, बल्कि फियर, शेम, सोशल स्टिग्मा, एंजाइटी, करियर डैमेज, ऑटोनॉमी लॉस और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कॉज बन सकता है। सो देर इज अ डेटा गैप प्रॉब्लम। NCR साइबर क्राइम्स का डिटेल ब्रेकअप नहीं देता। NCII का सेपरेट डेटा ही नहीं है, इसलिए पॉलिसी बनाना और डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है लीगल अवेयरनेस, जो मिसिंग है। बहुत सी यंग वुमेन को पता ही नहीं है कि साइबर बुलिंग, डीप फेक, पॉर्न लीगल क्राइम्स है। वॉयरिज्म भी एक लीगल क्राइम है ना। शेम और सोशल स्टिग्मा के डर से लोग केसेस रिपोर्ट ही नहीं करते। सो न्यू गवर्नमेंट SOP, गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि कंटेंट 24 आवर्स में रिमूव करना होगा। मल्टीपल कंप्लेंट प्लेटफॉर्म्स दिए और ये एक अच्छा फर्स्ट स्टेप हो सकता है, बट इज इट इनफ? इसमें फ्लॉज हैं। ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यानी कि ट्रांसजेंडर विक्टिम्स को इग्नोर करता है। पनिशमेंट क्लियर नहीं है। डीप फेक बनाने या फैलाने के रूल्स मिसिंग है। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी काफ़ी वेग है। डीप फेक प्रॉब्लम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। AI टूल्स बहुत ईजिली डीप फेक पॉन बना रहे हैं, जिससे मोस्टली विमेन और ट्रांसजेंडर पर्सनस टारगेट हो रहे हैं। लॉ इस स्पीड से अपडेट नहीं हो रहा। मेन चैलेंजेस क्या है कि पुलिस ट्रेनिंग वीक है, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत कॉमन है, रिपोर्टिंग हेजिटेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी लो है और अवेयरनेस की भी यहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें कि इसका कोर आइडिया क्या है एडिटोरियल का, वो ये है कि प्रिवेसी थ्रेट सिर्फ डेटा लीक नहीं, टेक कैपेबिलिटी खुद थ्रेट बन गई है। जो लॉ है, हमारा कानून है, वो स्लो पेस में मूव करता है, पर AI फास्ट है। सो ज़रूरत किसकी है? टेक्नोलॉजी, लॉ और सोसाइटी के कंबाइंड रिस्पॉन्स की। कुछ सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक डेडिकेटेड NCII लॉ होना चाहिए। डीप फेक के रूल्स हों जिसमें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो, प्लेटफॉर्म ड्यूटीज़ हो। एक जेंडर न्यूट्रल प्रोटेक्शन होनी चाहिए जिसमें विमेन, ट्रांस विमेन, ऑल जेंडर्स कवर हों।
पुलिस ट्रेनिंग कराई जाए बिकॉज काफ़ी इनसेंसिटिव हो जाते हैं वो कई बार। साइबर फोरेंसिक स्किल्स, विक्टिम सेंसिटिविटी, इन सब का ध्यान दिया जाए। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, फास्ट टेक डाउन, ट्रेजेबिलिटी नॉर्म्स होने चाहिए, डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स होने चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में, और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट हो विच इज़ अ मॉनिटरिंग बॉडी टू चेक ऑन इट। तो कंक्लूजन यही है कि एसओपी अच्छा स्टार्ट है, पर एनसीआईआई और डीप फेक्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग, जेंडर न्यूट्रल, टेक ड्रिवन, विक्टिम सेंट्रिक लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, उसी के नीचे आता है हमारा अनदर आर्टिकल विच इज़ दिल्ली कैन नॉट ब्लेम फार्म फायर्स एनी मोर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कई सालों से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। इसको देखते हैं। अब सबसे पहले ये इशू है क्या? पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग 90% कम हो गया, जो कि 5 साल से 5 ईयर लो है। फिर भी दिल्ली की हवा नवंबर में वेरी पुअर टू सिवियर रही। मतलब दिल्ली की पोल्यूशन जो है उसका प्रॉब्लम का मेन रीज़न फार्म फायर्स नहीं है, बल्कि लोकल पोल्यूशन सोर्सेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फार्मर्स को स्केपगोट मत बनाओ। पेंडेमिक में स्टबल बर्निंग हाई थी, फिर भी हवा साफ थी क्योंकि गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन बंद थे। सो फार्म फायर्स का एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? अक्टूबर नवंबर में फार्म फायर्स का दिल्ली एक्यूआई में कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर 5% से नीचे था, कुछ दिन 5 से 15% था, और सिर्फ नवंबर में जो है ये 22% गया है। तो स्पाइक्स कम हुए हैं पर पोल्यूशन फिर भी बहुत हाई है। सो दिल्ली अभी भी सफ़र क्यों कर रहा है? PM 2.5 34 दिन तक हाई रहा। लोकल सोर्सेज जैसे कि ट्रैफिक एमिशन, जिसमें से NO2, CO, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रीज वेस्ट बर्निंग, ये सब विंटर में हवा में फैल नहीं पाते और पोल्यूशन क्या होता है? जम जाता है। अब अगर हम मोस्ट पोल्यूटेड हॉटस्पॉट्स की बात करें जो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में 2018 में 13 हॉटस्पॉट्स थे और अब बढ़ गए हैं। 2025 में जहांगीरपुरी वर्स्ट है, बवाना, वजीरपुर, आनंद विहार वेरी हाई हैं, और अशोक विहार, विवेक विहार, द्वारका, सिरी फोर्ट यहाँ पर भी बहुत देखा गया है। बहादुरगढ़ में स्मॉग दिल्ली से ज़्यादा इंटेंस था। एनसीआर इक्वली पोल्यूट हो रहा है 10 दिन तक। एनसीआर टाउन्स भी सेम एयरशेड शेयर करते हैं। अगर एक जगह पोल्यूशन हाई हो तो सब में इफेक्ट देखने को मिलता है। सो ट्रेंड ये शो कर रहा है कि सिचुएशन इज गेटिंग वर्स। 2018 से 20 में दिल्ली का PM 2.5 गिर रहा था, पर 2021 के बाद से लेवल्स फिर बढ़ रहे थे। 2025 में एनुअल एवरेज शार्पली ऊपर चला गया। सो क्रक्स इस एडिटोरियल का यही है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो ईयर राउंड लोकल सोर्सेज और विंटर वेदर ट्रैप और रीजनल एयरशेड का इफेक्ट है। फार्मर्स फायर्स हैं या फार्म फायर्स हैं, उन पे ब्लेम गेम एक सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है, साइंटिफिक रियलिटी बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम सिस्टमैटिक है, सीजनल बिल्कुल नहीं है। सो सोल्यूशंस क्या हैं? क्योंकि अगर फार्म फायर्स नहीं है तो सोल्यूशन उन्हें रोकना तो है नहीं। तो पहला सोल्यूशन होगा ट्रैफिक कंट्रोल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड करो, EV को पुश करो, और इवन जो है उसे रियलिटी बनाओ, सिंबॉलिक मत बनाओ। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करो, फाइन दो, रियल टाइम डस्ट सप्रेशन कराओ। नेक्स्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, स्टैक मॉनिटरिंग, क्लीनर फ्यूल्स। नेक्स्ट इज वेस्ट बर्निंग बैन, इन्फोर्समेंट टीम्स लगाओ, CCTV जोन्स लगाओ, रीजनल एयरशेड प्लान। दिल्ली और NCR की एक जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आइसोलेटेड एक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विंटर एक्शन प्लान, अर्ली वार्निंग एंड इमीडिएट वार्निंग। कंक्लूजन यही है कि फार्म फायर शार्पली कम हो चुके हैं। अब दिल्ली की पोल्यूशन क्राइसिस का असली सोल्यूशन लोकल सोर्सेज कंट्रोल और रीजनल कोऑर्डिनेशन में ही है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चे रिलेट करेंगे, दैट इज टैकलिंग केरलास मेंटल हेल्थ चैलेंज। मेंटल हेल्थ आज रियलिटी में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। व्हेन इट कम्स टू केरला, वहाँ पे इशू ये बहुत ज़्यादा है। केरला में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर, स्टूडेंट, यूथ, कई लोग अपनी लाइफ एंड कर रहे हैं। सिर्फ पॉलिटिक्स को ब्लेम करना सही नहीं है। असली प्रॉब्लम वीक मेंटल हेल्थ सिस्टम है। सो हाउ इज़ दिस सिचुएशन वेरी सीरियस? इंडिया का सुसाइड रेट 12.4 पर लाख है, लेकिन केरला में 28.5 पर लाख है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल। सिर्फ सिक्किम इससे ज़्यादा है। सो मेंटल हेल्थ रेट जो है वो केरला में कैसा दिखता है? स्टडीज़ दिखाते हैं कि केरला में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ 2008 में 272 पर 1000 थे, जो 2018 में 400 पर 1000 हो गए, मैसिव राइज। नेशनल ट्रेंड स्टेबल या बेटर हुआ, लेकिन केरला वर्स हो गया। सो व्हाट आर द मेन डिसऑर्डर्स जो हमने देखे वहाँ पर? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, सुसाइडल थॉट्स, सब नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अराउंड 12% पॉपुलेशन को सीरियस मेंटल इलनेस है जिसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए। सो व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी? पुअर मेंटल हेल्थ, ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, एग्रेशन, सुपरस्टिशन सब बढ़ रहे हैं। सो सिस्टम फेल हो क्यों रहा है? केरला कम्युनिकेबल डिजीजेज और लाइफस्टाइल डिजीजेज पे फोकस करता है, बट मेंटल हेल्थ को सेम प्रायोरिटी नहीं मिलती। अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का शॉर्टेज देखने को मिला है। ग्लोबल नॉर्म ये है कि 3 प्रोफेशनल्स होने चाहिए पर 10,000।
लेकिन केरला में साइकाइट्रिस्ट 0.12 हैं, क्लिनिकल 0.06 हैं, साइकाइट्रिक सोशल वर्कर्स 0.006 हैं एंड रिहैब वर्कर्स सिर्फ 1 हैं। ये नंबर्स बहुत कम हैं। सो व्हाट नीड्स फिक्सिंग? सबसे पहले हम स्कूल्स और कॉलेजेस में फिक्सिंग करेंगे। काउंसलिंग सेंटर्स वीक हैं, टीचर्स और पेरेंट्स ट्रेन नहीं है, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ प्रोग्रामिंग प्रॉपर नहीं है और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आउटडेटेड हो गए हैं। अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें तो मेंटल हेल्थ सेंटर्स विच इज़ इन तिरुवनंतपुरम एंड कोझिकोडे, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, सबको कोऑर्डिनेट और स्ट्रेंथन करना होगा। प्राइवेट मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट भी यूज़ करना होगा। क्रक्स यही है कि केरला की लिटरेसी हाई है, हेल्थ इंडिकेटर्स टॉप हैं, पर मेंटल हेल्थ नेग्लेक्टेड रही, सुसाइडल रेट हाई रहे, स्ट्रक्चरल इशू है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ एक्सपर्ट्स, लो अवेयरनेस, वीक काउंसलिंग और स्टिग्मा। ये सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से ये सब हो रहा है। सो सोल्यूशंस क्या है? सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लाएंगे जिसमें कि मैंडेटरी काउंसलिंग होगी, टीचर पेरेंट ट्रेनिंग की जाएगी। देन यू विल एक्सपैंड द वर्कफोर्स, यानी कि मोर सीट्स फॉर द साइकाइट्री, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, न्यू कॉलेजेस। देन विल स्ट्रेंथन द हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड, कोऑर्डिनेट और इम्प्रूव किया जाएगा। There will be awareness campaigns, stigma reduction, community overreach, early detection. Next will be crisis helpline. हम लोग स्टेट वाइड 24/7 सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन लास्टली वी विल इंटीग्रेट द प्राइवेट एंड द NGO सेक्टर। तो केरला का सुसाइड सर्च एक मेजर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। मेंटल हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी बनाकर ही इस इमरजेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसी तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स थे 3 दिसंबर 2025 के। आई होप आपको अच्छे लगे हों। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सारे एडिटोरियल्स को सिंप्लीफाई करके। चलिए टिल देन बेस्ट ऑफ लक, स्टडी हार्ड।